हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2 के पार्ट बी के सेक्शन 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी 2 मार्कर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट है, यानी प्लेजर टेस्ट रिवीजन सीरीज फॉर सीबीएसई 12th मैथ फॉर द सेशन 2020 to 21, यानी आप लोगों के लिए ही इस प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे पेपर्स के डिस्कशन मिल जाएंगे जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा, अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, पार्ट बी सेक्शन 3 एंड जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो 2 नंबर के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें पैरामीट्रिक डेरिवेटिव के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली। तो x इक्वल्स ए टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। तो आपको डबल डेरिवेटिव तो निकालना है y का x के रेस्पेक्ट में, लेकिन एट t इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीटर t है, इस वजह से हम लोग t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो dx बाई dt करोगे तो क्या आएगा, a कांस्टेंट बाहर है ना, t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2t आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, dy अपॉन dt भी निकाल लो। तो dy अपॉन dt निकालोगे तो 2a बाहर कांस्टेंट है और t का t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, सो dy अपॉन dx क्या बनेगा बच्चों, बेसिकली dy अपॉन dt को हमें dx बाय dt से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। तो ये काम जैसे ही यहां पर करोगे तो dy अपॉन dt यानी 2a को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2at के साथ, समझे। तो ये बनेगा 1/t। तो यहां से आपको dy अपॉन dx तो मिल गया, दैट इज 1/t। अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, तो अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा बच्चों, तभी तो जाके हमें मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx, नाउ दैट इज इक्वल टू d2y अपॉन dx2, और यही तो हमें निकालना है। लेकिन इस समय 1/t का क्या होगा, तो वो बनेगा -1/t स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। यही चीज ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, डी टी बाई डी एक्स ये वाला फैक्टर, क्योंकि अब आप 1/t का डेरिवेटिव तो कर रहे हैं लेकिन t के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसलिए डी टी बाई डी एक्स वाला फैक्टर भी आएगा। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यानी d2y अपॉन dx2। तो ये क्या बनेगा, दिस इज -1/t स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पर देखो dx बाई dt दिख रहा है ना, बस यहीं से आप लोग dt बाई डी एक्स की वैल्यू लिख लो, यानी 1/2a इंटू टी। तो ये बन जाएगा फाइनली आपका 1/2a, इस तरीके से, माइनस तो पहले से ही है, और ये 1/t³ बन जाएगा। लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव तब निकालना था जब t की वैल्यू 1/2 हो। तो ये पुट कर दो डबल डेरिवेटिव में आपके, ठीक है। तो ये बनेगा -1/2a एज इट इज, और यहां पर 1/t, t मतलब 1/2, तो इसका क्यूब यानी 1/t³, इस वाले में हमने वैल्यू पुट कर दी है, यहां पर आप देख लो, ठीक है बच्चों। डन। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 दैट इज 1/8, तो 8 ऊपर जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा तो बाहर ये 1/2 वेट कर ही रहा है उसका, तो -4/a इस तरीके से मिल जाएगा। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, देखते हैं यहां पर क्या है। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे। एक काम करो, यहां पर ये रूट एक्स दिख रहा है, इसका मतलब पावर हाफ, और ये क्यूब रूट, इसका मतलब पावर 1/3, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 1/6 को हम t मानेंगे, यानी x इक्वल्स t की पावर 6। और ऐसा क्यों करेंगे, ये सब मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है। कब सॉल्व किया था हम लोगों ने, ये बताइए। हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लो बच्चों, आपको पता चल जाएगा। चलिए मैंने क्या सिखा रखा है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग dx की वैल्यू निकाल लेंगे, सो दैट विल बी 6t की पावर 5 और ये dt। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा dx की जगह 6t की पावर 5 और ये dt, और नीचे देखो रूट x, अब x की जगह t की पावर 6 डालोगे ना और इसका रूट लोगे तो ये बनेगा t की पावर बताओ 3, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यूब रूट ऑफ x है, तो यहाँ पर पावर 1/3 लगाओगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो,
लेकिन डिनोमिनेटर में से ना टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर मिलेगा टी प्लस वन। देखो ध्यान से इस तरीके से, तो ये फाइनली आपका कैंसिलेशन हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो टी की पावर 3 इस तरीके से बचेगा और ये टी प्लस वन और ये डी टी। ठीक है, अब एक काम करूंगा मैं 6 को बाहर निकालूंगा, ठीक है, और यहां पर टी क्यूब दिख रहा है आपको, तो यहां पर प्लस वन करो और माइनस वन भी करो, तो इस तरीके से आपको फाइनली मिल जाएगा ये। और इसे ब्रैकेट में रखते हुए यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेंड के जो फंक्शन है ना वहां पर हम एलसीएम ब्रेक करने वाले हैं। तो टी क्यूब प्लस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, तो इसका काम तो हो जाएगा बड़े आराम से, ये दूसरे वाले का काम तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाहर 6 को ध्यान रखना, भूलना मत। लेकिन इस वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। और पूरे के नीचे क्या आएगा, तो पूरे के नीचे टी प्लस वन आएगा, ये मैंने यहाँ पर कर दिया आपके लिए। तो इस वजह से ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल, और जब ये कैंसिल होगा तो सिर्फ ये बचेगा, मतलब ब्रैकेट में न्यूमरेटर में देख लो क्या बचा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन ये बचेगा, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन ये तो ऑलरेडी बचा हुआ था, तो ये इस तरीके से बस यहाँ से आपका काम शुरू। तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर का बनेगा बच्चों टी क्यूब अपॉन 3, ये बनेगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये बनेगा 1 का टी, और ये बनेगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस वन। ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि आंसर यहीं पर छोड़ दिया जाए अगर हाँ तो रुक जाओ मेरे बच्चों, आंसर गलत हो जाएगा, इनफैक्ट इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें सारा कुछ x की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, ये 1/3, अब t की पावर 3 लेना है हमें। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये बनेगा t इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/6 ऐसे। ठीक है, अब t की पावर 3 करोगे तो क्या बनेगा, t की पावर 3 विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 3/6, 3/6 यानी 1/2, 1/2 यानी रूट एक्स, समझे कि नहीं, माइनस 1/2। अब ये टी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करोगे तो 2/6 बनेगा आरएचएस में, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 2/6 यानी एक्स की पावर 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा 3 डाल दो ऐसे, क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस में टी, अब टी का मतलब हो गया ये देखो ऐसे 6th रूट ऑफ एक्स हो जाएगा इस तरीके से, माइनस ln ऑफ टी, टी का मतलब प्लस 1। ठीक है, ये करली ब्रैकेट बंद किया मैंने, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है सभी को, अगर आपका मन करे एक स्टेप और लिखने का तो इस 6 को अंदर भेज दो, 6 को अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, तो 2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 6 टाइम्स 6th रूट ऑफ एक्स माइनस 6 टाइम्स ln ऑफ जो भी मॉडुलस में दिख रहा है वही वाला प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बस ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 21 में देखते हैं। यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी था, दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था बेसिकली। तो 21 अभी आया नहीं, पहले तो 20 सॉल्व कर लो पूरा। ठीक है, मैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, हम लोग डिवाइड करने वाले हैं बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला याद है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, याद है ना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगा लो, समझे, किसकी जगह, सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे ना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, एक टेन स्क्वायर एक्स वाला फैक्टर पहले से ही प्रेजेंट है और ये 1 तो है ही, तो ये बनेगा 2 प्लस 9 टेन स्क्वायर एक्स इस तरीके से। ठीक है, और यहां से हम लोग अब लेकर आएंगे सब्स्टिट्यूशन को, तो 10x को t पुट करते ही ये बनेगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू डी टी। तो दिस इज गोइंग टू बी डी टी अपॉन 2 प्लस 9 टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये क्या होने वाला है बच्चों, यहां से बस ये अब सिंपल सा ही हो गया। आप चाहो तो इसे ऐसे लिखो, देखो ध्यान से, √2 का होल स्क्वायर प्लस 3t का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होने की बारी है, तो 1 अपॉन a और ये बनेगा tan इनवर्स 3t अपॉन √2, लेकिन 3t लीनियर फैक्टर है, 3t बोल रहा हूँ सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला, ये स्क्वायर को मत देखना। ठीक है, तो 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा, t के ही रेस्पेक्ट में 3 आएगा, उससे हमें इस पूरे को ना डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनली योर आंसर इज 1/3 √2
टू टेन इनवर्स 3t, टी क्या था, तो टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है सभी को? तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। चलिए अब फाइनली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन 21 ये रहा आप लोगों के लिए। तो ये है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं, क्या है बच्चों, अ वॉलेट कंटेंट्स 3 सिल्वर एंड 6 कॉपर कॉइन्स, ठीक है जी, एंड सेकंड वॉलेट कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स, ठीक है, 2 वॉलेट हो गए। तो यहाँ पर हम वॉलेट फर्स्ट ले लेते हैं जिसमें आपके 3 सिल्वर प्लस 6 कॉपर्स हैं, यानी टोटल 9 कॉइन्स हैं। फिर आपका सेकंड वॉलेट है, यहाँ पर 4 सिल्वर प्लस 3 कॉपर बोल रहा है, यानी 7 टोटल कॉइन्स हैं, ठीक है। इफ अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 वैलेट्स, किस वैलेट में से आपने निकाला अभी बताया नहीं है, किसी भी एक वैलेट में से आपने एक कॉइन रैंडमली निकाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन। आपको बताना है कि ये जो कॉइन है वो सिल्वर कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले काम करिए बच्चों, यहाँ पर ना इवेंट्स एज्यूम कर लो। मैं इवेंट कैसे लूंगा, इवन लूंगा कि आपका वैलेट फर्स्ट इज सेलेक्टेड, ठीक है, और इवेंट E2 ले लेंगे कि वैलेट सेकंड वाला जो है ना दैट इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहां पर एक इवेंट ए ले लो कि जो भी कॉइन आपने निकाला है इट इज अ सिल्वर कॉइन, यानी सिल्वर कॉइन इज ड्रॉन, ठीक है बच्चों। तो आपको इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी P ऑफ A देखते हैं क्या आने वाला है। तो P ऑफ A यानी P ऑफ A ओवर E1, कुछ समझ आ रहा है, ये बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो A ओवर E2 इंटू P ऑफ E2, ठीक है। अब देखो P ऑफ E1 का मतलब क्या हुआ, यानी फर्स्ट वैलेट आपने सेलेक्ट किया या सेकंड आपने सेलेक्ट किया, तो 2 ही वैलेट हैं। तो P ऑफ E1 का प्रोबेबिलिटी या P ऑफ E2 का प्रोबेबिलिटी तो क्या होने वाला है, 1/2 1/2 दोनों के लिए होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि A ओवर E1 इसका प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या मतलब हुआ, इसमें मतलब ये हुआ कि पहला वैलेट और क्वाइन सिल्वर, तो पहला वॉलेट और क्वाइन सिल्वर, तो कितने सिल्वर क्वाइन है, तो 3, और टोटल कितने हैं यहाँ पर, तो 9, तो 3/9 यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग P ऑफ A ओवर E2 निकालेंगे, यानी अब सेकंड वाला वॉलेट पकड़ो और वहां से सिल्वर क्वाइन को देखो, तो सेकंड वाले में सिल्वर क्वाइन यानी 4 और टोटल है 7, तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज 4/7, ठीक है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके हमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। तो ये 1/3 इंटू 1/2 प्लस 4/7 इंटू 1/2, तो यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा, दिस इज 1/3 प्लस 4/7, तो दिस इज 1/2 इंटू 7 इंटू 1 प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 3 7 ज़ा 21, तो डिनोमिनेटर में तो 42 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 19। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 19/42, ठीक है। तो क्वेश्चन 21 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बेसिकली हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है बच्चों। तो किस तरीके से करेंगे भाई बताइए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। चलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, साइन थीटा या कॉस थीटा या कुछ और, है ना। तो कुछ और तो कर नहीं पाओगे, आपकी मर्जी है तो साइन थीटा पुट करो, आपकी मर्जी है तो कॉस थीटा पुट करो। तो बताओ मैं क्या पुट करूं तो मैं पुट करने वाला हूं यहाँ पर x की जगह में कॉस थीटा, ठीक है। आप कुछ और भी पुट कर सकते हो, कुछ और मतलब साइन थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। x की जगह जैसे ही मैंने कॉस थीटा पुट किया, हमें ये तो पता है कि थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स x, जो हमें लेटर ऑन यूज करना होगा। तो यहाँ पर ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है साइन इनवर्स 2x की जगह कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये बनेगा फाइनली साइन इनवर्स दिस इज 2 कॉस थीटा, और रूट के अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है, देखो ऐसे, है ना। ये तो फॉर्मूला हो गया सिंपल 10th क्लास का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट लगे होने के कारण और हमारे क्वेश्चन में ये रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं आपको x के ऊपर कंडीशन, तो हमें डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लिखेंगे। अब मॉड को कैसे हटाएं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के पास। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि x की वैल्यू इस इंटरवल में है, और हमने x क्या माना बच्चों, तो हमने x माना है कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है।
तो यहां से थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ये पता करना पड़ेगा। सो देयरफॉर कॉस इनवर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो यहां पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न लाइक दिस, और ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो ये कॉस इनवर्स 1 यानी 0, ये बना थीटा और ये बना π/4। मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ बच्चों? तो थीटा इज बेसिकली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आ रही है बात? और अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर एज सच कोई समस्या है नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या कोई और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव ही होता है। और मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू मिले तो आप बस मॉडुलस के साइन को तो बड़े आराम से हटा देते हैं। तो ये बनेगा 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों आपके लिए? तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब सुनना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्स आपका इस वाले इंटरवल में हो। और ये इंटरवल मतलब प्रिंसिपल ब्रांच की बात हो रही है साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये 2 थीटा क्या इस इंटरवल में है? चलिए पता करते हैं। यहां पर थीटा का इंटरवल पता है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो इस तरीके से आ रहा है। और ये जो भी इंटरवल है 2 थीटा के लिए, वो इंटरवल बेसिकली प्रिंसिपल ब्रांच से कोरिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना, इसी का तो एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर आप डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 थीटा में थीटा क्या बनेगा? सो दैट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी है। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। आपसे बोला हुआ है कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के। मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर के है, लेकिन के कहाँ पर है? तो के आपके ना इस मैट्रिक्स इक्वेशन में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और ये ओ आपका नल मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 दिया हुआ है। तो फिर कुछ और आपसे पूछा है, लेकिन सबसे पहले तो के निकाल लो भाई। देखो यहाँ पर क्या करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? दोनों मैट्रिसेस को। तो इसका ऑर्डर है आपका 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, यानी रिजल्टेंट का ऑर्डर 1/1 आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं काम शुरू। 3 2 जा 6 और ये बनेगा -2k और ये बनेगा 0। तो RHS में है नल मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर ये भी 1/1 का नल मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ पर 0 लगा दो। एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां से आपको k मिलेगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो कि k दिया हुआ था वो अब 3 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर देखो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वही उसके एडजॉइंट का ऑर्डर होगा। तो ये 2 की पावर में 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे। अब 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, समझे? यहां पर 8 इंटू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो यहां पर 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर यानी क्या बना 8 इंटू 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा 8 9 जा 72 है ना। यहाँ पर 7 8 4 जा 32, तो ये क्या बना आपका 39। तो बस ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में बेसिकली अभी इसी क्वेश्चन में रहो, यहाँ पर एक अल्टरनेटिव है, हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू भी दे रखी है। वैसे नहीं देगा तो क्या कोई पहाड़ टूटेगा? हमें पता ही है कि यूनिट मैट्रिक्स यही होता है। तो हमें यहाँ पर स्केलर के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास कंडीशन है। तो सबसे पहले तो इस वाले के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। तो चलिए स्टार्ट कर लो पहले। -3 1 2 -1, ये आपका -3, ये 2 और ये 1 और ये -1। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा -3 यानी 9 और ये +2 यानी 11, -6 -2 यानी -8, -3 -1 यानी -4, 2 + 1 यानी 3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई। तो अब हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन में वापस लौटना है और गिवन डाटा का यूज करना है। तो ए स्क्वायर दैट इज 11 -4 -8 3, इसमें हमें आई ऐड करना है। तो आई ये रहा बच्चों, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए ये रहा, इसको के से मल्टीप्लाई करके भी लिख दो डायरेक्टली।
ये बनेगा आपका -3k, ये बनेगा 2k, ये बनेगा k और ये बनेगा -k। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा 11 + 1 यानी 12 और ये -8, ये -4 और ये 4। ठीक है, और ये क्या बनेगा -3k और ये k और ये 2k और ये -k। ठीक है, अब यहां से बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये बात तो आज के सेशन में पहले मैंने बोली है क्या कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो जैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रखोगे तो k की वैल्यू -4 आ रही है, यहाँ पर देख लो, या फिर 12 इक्वल्स -3k भी कर सकते हो, है ना, ऐसे ये देखो 12 इक्वल्स -3k, तो यहाँ से भी तो k की वैल्यू वही आएगी, या -8 इक्वल टू 2k, तो यहाँ से भी k की वैल्यू वही आएगी, तो बस k की वैल्यू आपकी -4 आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन के लिए भी। वैसे इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करना आप प्रेफर करेंगे अपने एग्जाम में, मुझे कमेंट करके बताना कौन सा सिंपल है, ये वाला या इससे पहले वाला। देखो ये वाला सिंपल है या फिर ये वाला सिंपल है, छोटा कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, e की पावर -2√x -y अपॉन √x और ये बनेगा आपका dx अपॉन dy है ना, तो 1 से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 × dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग क्या करो, इसका ना एलसीएम ब्रेक कर दो, देखो ऐसे आ जाएगा, बात समझ आई, -y अपॉन √x आएगा, उससे उधर ले चलो RHS में, तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन √x इंटू y। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर फंक्शन p बना 1 अपॉन √x और फंक्शन q क्या बन गया, तो फंक्शन q बन गया बेटा ये, समझे कि नहीं, बात क्लियर है। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे अब इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर में जो फंक्शन p है ना उसका हमें लेना होगा इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा e की पावर में 2√x। ठीक है, अब यहां से हमें सॉल्यूशन शुरू करना है, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू फंक्शन q, तो फंक्शन q ये रहा। ठीक है, और ये dx प्लस में c तो लगा ही दो। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या होगा, e की पावर में 0 यानी 1 हो जाएगा, 1 अपॉन √x dx प्लस c, तो दिस विल बी 2√x प्लस में c, और LHS में बन जाएगा y इंटू ई की पावर 2√x। या तो यहीं छोड़ दो या फिर मन करे तो फिर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो y की वैल्यू आ जाएगी देखो इस तरीके से। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम क्यों निकालें, मन कर रहा है इसलिए निकाल लें। ठीक है, चलिए मैंने तो निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने, हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है इन दोनों प्लेन्स के बीच में। तो सबसे पहला काम ये करो ना कि इन दोनों प्लेन का ना आप क्या करो कार्टेशियन इक्वेशन लिख दो। तो ये बनेगा आपका 2x - 4y प्लस 2z -3 = 0। दूसरे वाले प्लेन को π2 मान लो और इसका भी लिख लो भैया कार्टेशियन इक्वेशन, तो x - 2y प्लस z प्लस 5 = 0। ठीक है, इसके नॉर्मल के drs और इसके नॉर्मल के drs, ठीक है, दोनों के नॉर्मल के drs हम लिखने वाले हैं क्योंकि दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस पूछा है ना। तो बेसिकली हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में दोनों प्लेन ना पैरेलल होते हैं, तो नॉर्मल्स के drs जैसे ही आप लिखोगे ना तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2 - 4 2, और इसमें क्या बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा 1 - 2 1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो drs तो मुझे प्रोपोर्शनल दिख ही रहे हैं, तो इससे कंक्लूजन ये मिला कि π1 विल बी पैरेलल टू π2, यानी प्लेन्स हो गए पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि दोनों ही प्लेन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेम बना लिया जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर π1 में बोथ साइड 2 से ना डिवाइड करने वाला हूं, तो ये बनेगा x - 2y प्लस z -3/2 = 0। अब यहाँ पर हम लोग दो प्लेन अगर पैरेलल हो तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा आपका 5 - -3/2, ठीक है, मॉडुलस लगा दो, अपॉन अंडर रूट में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करो, उनको ऐड कर दो, है ना, जो दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हो उसको करना है। इसलिए तो मैंने 2 से डिवाइड किया था फर्स्ट प्लेन को, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर ये रहेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और z का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, तो 5 + 3/2 यानी 5 2 10 प्लस 3 यानी 13/2 आएगा, और पूरे के नीचे ये इस तरीके से √6 बनेगा, तो ये बनेगा 13/2 √6। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
यानी दिस मच विल बी द डिस्टेंस 13/2/√6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है आपको। क्वेश्चन 26 में हमें बोला हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, सबसे पहला काम ये करो, इस लाइन का ना स्लोप लिख लो। इसका स्लोप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद अ नेगेटिव साइन, -4 आ गया, यही बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों क्यों कमेंट करके मुझे बताना, आज नहीं बताऊंगा आपको मैं ठीक है, चलिए बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें इस कर्व के ऊपर अब वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे जब टेंजेंट बनेगा तो उस टेंजेंट का स्लोप -4 होगा। तो मैं पॉइंट को एज्यूम करने वाला हूं कि पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा क्यूब -3α² -4α। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी लेटर ऑन, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अपना काम शुरू करते हैं। तो अपना काम शुरू करने का मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव करो। तो जैसे ही आप लोग डेरिवेटिव करेंगे यानी dy/dx करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 3x² - 6x - 4। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को डालेंगे यानी एट द पॉइंट P, तो ये बनेगा 3α² - 6α - 4। ये बना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें बताई गई है कि -4 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अल्फा क्या आने वाला है, 3α² - 6α -4 कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 3α कॉमन है तो अंदर बचेगा अल्फा और ये बचेगा ऐसे 2, तो यहाँ से अल्फा 0 और यहाँ से अल्फा 2 आ जाएगा। तो बस इस तरीके से अल्फा की दो वैल्यू आएंगी। जब अल्फा की वैल्यू मिल गई तो फिर इक्वेशन फर्स्ट में चलो, यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकाल लो। तो अल्फा को 0 डाल दो तो बीटा भी 0 आएगा, अल्फा को 2 डालोगे तो ये बनेगा 2³ -3 × 2² -4 × 2, यानी ये बनेगा 8 और ये भी 8 तो कैंसिल हो गया, यानी -12 आ जाएगा। बेसिकली ये बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो आपको तो बस पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट, जहां पर जब टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, तो -4 आएगा, जो कि इस गिवन लाइन का स्लोप है। तो बस आपका पॉइंट तो आ गया, आपने पॉइंट P माना था, यानी 0,0 और एक बनेगा 2, -12। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को भी देख लेते हैं। 27 ये रहा, एरिया। एरिया मतलब बेसिकली आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो हमें एरिया निकालना है इस कर्व का। ओके, और ये कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपना y एक्सिस प्लॉट करो, तो इस तरीके से आपका y एक्सिस आ जाएगा और ये आपका x एक्सिस हो गया बच्चों। और लाइन सीधी बना लेना आप लोग जब बनाओ, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका पैराबोला होने वाला है टुवर्ड्स x एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर y = 5 की बात भी कही गई है, तो y = 5 यानी इस तरीके से एक लाइन है आपका y = 5 एंड y एक्सिस के साथ, यानी आपको एरिया ये वाला निकालना है। ठीक है, तो ये आपका 5 बनेगा। यहाँ पर हमें अब एरिया फाइंड करना है, ये तो ओरिजिन है ही, तो एरिया क्या बनेगा बच्चों, एरिया विल बी 0 से 5 में x dy, तो x की वैल्यू है y²। ऐसे हमने लिमिट्स y की ले ली है बच्चों, ये बनेगा y³ और ये 0 से 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 बाहर करो, 5 को पुट करोगे तो 5³ -0 को पुट करोगे तो 0³ 1/3 और यहाँ से 125, तो आपका आंसर आ गया 125/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो 28 बेसिकली क्या है, फाइंड ऑल द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन PQR वेयर PQ एंड R। तो इस तरीके से आपको PQ एंड R की वैल्यू दे रखी है, आपको सारे यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो हम किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि PQ वेक्टर लिखो, है ना। तो PQ वेक्टर क्या आएगा, तो Q वाले के पोजीशन वेक्टर में से P वाले का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, यानी -2i कैप इस तरीके से, और फिर आपका -1 तो कैंसिल हो जाएगा, -3 -2 यानी -5k कैप। ठीक है, अब PQ आ गया तो यहाँ से अब PR वेक्टर भी निकाल लो। तो R ये रहा R-3 यानी i कैप, और ये -3 और ये +1 यानी -2j कैप, और 1 -2 यानी -k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, PQ क्रॉस PR हमें निकालना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन, वेट करिए कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ, बताऊंगा आपको।
आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो पी क्यू यानी -2, यहाँ पर 0 और ये -5, ये 1, ये -2 और ये -1। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये बनने वाला है बेटा -10, ये माइनस जे कैप और ये बनने वाला है आपका 2 और -5 यानी ऐसे। ये बनने वाला है आपका के कैप यानी माइनस यानी प्लस का 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तो मिल गया -10 आई कैप -7 जे कैप +4 के कैप। ठीक है, इस वेक्टर की तो वैल्यू आपको मिल गई है। अब जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर निकालने हैं बच्चों, वो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको मैं समझा तो दूं मैंने किया क्या। देखिए, इस प्लेन पे एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है। हमने निकाला PQ वेक्टर, हमने निकाला PR वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा ना, वो PQ क्रॉस PR से ही मिलेगा। तो हमने PQ एंड PR वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकाल लिया। ये रहा वो वेक्टर, अगर इसको वेक्टर R मैं बोल दूं। ठीक है, तो हमने ये वेक्टर निकाल लिया। अब इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बेसिकली क्या होगा, वेक्टर R को उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है। तो वेक्टर R लिखो, आपका क्या है -10i -7j +4k और इसका मैग्नीट्यूड जरा साइड में निकाल लेता हूं। तो ये 100 + 49 + 16 यानी 65 यानी 165 आएगा और पूरे का हमें अंडर रूट तो लेना ही होता है। तो बस इस तरीके से आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि ऑल द यूनिट वेक्टर्स निकालो। अब सुनना ध्यान से, ये जो वेक्टर आर मैंने बोला है ना, जो कि बेसिकली पी क्यू एंड पी आर दोनों के ही परपेंडिकुलर होने वाला है। तो जब परपेंडिकुलर होगा ना बच्चों, तो परपेंडिकुलर पी क्यू एंड पी आर देखो ऐसे अपवर्ड द प्लेन एंड डाउन साइड द प्लेन, दोनों तरफ हो सकता है। बात समझ आ रही है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, यानी +r एंड -r ऐसे आ सकता है। बात समझ आ रही है मेरी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले से ही प्लस माइनस लगा के रखेंगे। तो ये रहा जी प्लस माइनस, पहले से ही लगा दो। तो इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आ गया ये वाला पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना प्लस माइनस का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसमें कुछ और है क्या। यस, इसमें एक अल्टरनेटिव भी गिवन है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है, गिवन दैट दिस एंड दिस फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है और ये भी आपका यूनिट वेक्टर है। देखो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी सिंपल सी है। क्या प्रॉपर्टी है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। बात समझ आ रही है सभी को। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो अब इसका फायदा उठाते हुए हमें दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। एंगल को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूं, इसे एज्यूम कर लो है ना, कि लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप लोग स्क्वायर करेंगे ना, ध्यान से देखना क्या होने वाला है, ये 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। और LHS में बेसिकली हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट वाली ना प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, डन। अब यहाँ पर ये √3a डॉट √3a प्लस √3a डॉट वेक्टर बी, इस तरीके से कर लो आप लोग। तो ये बन जाएगा आपका 3 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें बोला हुआ है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इनके मैग्नीट्यूड 1 है, यानी ये भी यूनिट वेक्टर है। तो ये बनेगा 3 × 1 स्क्वायर, ये 2 √3ab है ना, ए बी में डॉट दिख रहा है आपको, तो इस वजह से ये क्या बनेगा मॉड ए मॉड बी और ये कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 बन जाएगा। तो इक्वल 1 पहले से ही दे रखा है, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल होगा। अब यहां से जरा मैं इधर ले आता हूं आप लोगों को। तो ये बनने वाला है 3 + 2 √3 × 1 × 1 × cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से cos थीटा आपका बनेगा -3/2 √3, तो ये बनेगा -√3/2। ये तो cos थीटा की वैल्यू आई है। आपको यहां से ना थीटा निकालना है बच्चों। तो थीटा क्या आएगा, अगर cos थीटा -√3/2 है तो थीटा क्या आएगा, तो थीटा बनेगा cos इनवर्स ऑफ -√3/2। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज। पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 मतलब π/6 आ जाएगा। यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो 5π/6, समझे कि नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS 2 के पार्ट बी के सेक्शन 3 के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, अब आने वाले सेशन में हम लोग
पीटीएस 2 के पार्ट बी के सेक्शन 4 यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन और सेक्शन 5 यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन जल्द ही करेंगे और फिर पीटीएस 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।